Hello students, good morning. So today in directors chapter we will discuss about the removal, resignation and retirement of directors. First we will start from the retirement of directors. तो directors की retirement कैसे होती है कंपनीज में? तो एज वी नो कंपनी में जब प्रमोशन स्टेज के बाद जब कंपनी स्टार्ट होती है तो उस टाइम कंपनी कोई डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करती है, बल्कि जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं जो सिग्नेटरीज, जिसे हम सिग्नेटरीज कहते हैं, तो जिन्होंने एमओए साइन किया होता है, तो उसमें से ही किसी पर्सन को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर लेती है। बिकॉज उस टाइम कंपनी के पास उतना टाइम नहीं होगा कि कंपनी न्यू डायरेक्टर अपॉइंट कर सके। तो दैट्स वाई कंपनी उसके जो सिग्नेटरीज हो गए, जो ऑलरेडी कंपनी के मेंबर है, उसमें से ही एक पर्सन को एज अ फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट कर लेगी। वाइल फर्दर डायरेक्टर्स जो अपॉइंट करने होंगे, जो कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है उसी वाइज हो गए, बट फर्स्ट डायरेक्टर वो कंपनी सिग्नेटरीज में से ही अपॉइंट करती है। बिकॉज उस टाइम कंपनी के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, न उतना टाइम होता है कि वो आगे फर्दर डायरेक्टर्स के लिए जो प्रोविजंस है उस प्रोविजन को फॉलो करके फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करे। दैट्स वाई तो फर्स्ट डायरेक्टर ऐसे अपॉइंट होता है। तो फर्स्ट डायरेक्टर की यहाँ हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसकी रिटायरमेंट कब होगी? तो यहाँ पे फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी जब बिल्डअप हुई थी, जब स्टार्ट करना उसका ऑन हुआ था, तो उस डेट से लेके उसकी रिटायरमेंट कब आएगी? जब कंपनी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड करेगी। और वी नो दैट द फर्स्ट जनरल मीटिंग जब होती है तो उसमें डायरेक्टर्स चूज़ होते हैं। तो डायरेक्टर्स उसमें चूज़ होंगे, वहाँ पे डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होगी। तो दैट्स वाई ये जो फर्स्ट डायरेक्टर था उसकी रिटायरमेंट उसी जनरल मीटिंग में होगी जिस जनरल मीटिंग में आगे न्यू डायरेक्टर अपॉइंट किए जाएंगे। तो यहाँ पे कोई फिक्स ईयर नहीं होता है, बिकॉज कंपनी ने अभी बिल्डअप स्टार्ट किया है, तो कंपनी में भी एक ईयर के बाद एनुअल जनरल मीटिंग रखे या इन बिटवीन जनरल मीटिंग रखे, तो वो जब भी जनरल मीटिंग रखेगी कंपनी, तो वो जनरल मीटिंग में न्यू डायरेक्टर अपॉइंट होगा। तो ये जो फर्स्ट डायरेक्टर था उसकी रिटायरमेंट उसी जनरल मीटिंग में होगी। तो ये थी रिटायरमेंट अबाउट द फर्स्ट जनरल मीटिंग। अब जो कंपनी में दूसरे टाइप के डायरेक्टर होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, देन दूसरे जो डायरेक्टर होते हैं उसकी रिटायरमेंट कब होती है? An independent director retires after completion of a term of 5 years. तो डायरेक्टर की टर्म कितने ईयर की होती है? 5 ईयर की होती है। जैसे ही कोई भी डायरेक्टर ये टर्म ओवर करता है उसकी रिटायरमेंट होती है। एंड ये भी है कि जब रिटायरमेंट हो जाए तो उसके बाद उसकी रीअपॉइंटमेंट भी पॉसिबल हो सकती है। अगर कंपनी चाहे तो उसी पर्सन को एज अ डायरेक्टर फिर से रीअपॉइंट कर सकती है, तो वो फिर से अपनी 5 ईयर की टर्म कंप्लीट कर सकता है। बट ये मैक्सिमम 2 टाइम्स हो सकता है, मतलब कि कंपनी ने एक टाइम ये जो डायरेक्टर को अपॉइंट किया था उसी डायरेक्टर को फिर से अपॉइंट किया, तो उससे ज़्यादा कंपनी उसे रीअपॉइंट नहीं कर सकती। ये टेन्योर मैक्सिमम 10 ईयर का हो सकता है। फर्स्ट टाइम उसे अपॉइंट किया था तो 5 ईयर उसने कंप्लीट किया, सेकेंड टाइम अपॉइंट किया उसमें भी 5 ईयर कंप्लीट किए। तो अब नेक्स्ट टाइम हम इस डायरेक्टर को रीअपॉइंट नहीं कर सकते, मैक्सिमम 10 ईयर तक उसकी टेन्योर होनी चाहिए। ओके। In case of reappointment, the independent director can be appointed for 2 terms. Maximum of 10 years. He has to retire after that period. तो maximum 10 ईयर तक वो अपनी सर्विस एज वो डायरेक्टरशिप कर सकता है और उसके बाद उसे रिटायर होना पड़ता है। मैक्सिमम ऑफ 10 years. He has to retire after that period. At least 2/3 of the directors, 2/3 directors of a public company retire by rotation. 1/3 of these are senior most. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी में 9 डायरेक्टर है और उसमें से 2/3 मतलब कि 6 डायरेक्टर हुए। तो 6 डायरेक्टर यहाँ पे मेंशन किया कि एटलीस्ट 2/3 डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी रिटायर बाय रोटेशन।
तो ये 6 डायरेक्टर रोटेशन वाइज रिटायर हो गए। तो रोटेशन वाइज मतलब कि अब ये आगे प्रोविज़न भी है, उसमें से ये जो डायरेक्टर बचे उसमें से 1/3 क्या है, सीनियर्स होंगे। तो पहले सीनियर्स का रिटायरमेंट होगा, उसके बाद उसके जो जूनियर्स होंगे, ऐसे रिटायरमेंट होगा। तो बाय रोटेशन होता है, पहले जो सीनियर्स होंगे उनकी रिटायरमेंट होगी और उनके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा। तो 6 का 1/3 कितना हुआ, 2। तो यहाँ पे 6 में से 2 डायरेक्टर ऐसे हैं जो सीनियर मोस्ट है, तो पहले उनकी रिटायरमेंट होगी, आगे दूसरे डायरेक्टर का नंबर आएगा। तो दिस वाइज ये रिटायरमेंट होती है। पहले 2/3 डायरेक्टर्स जो होते हैं उनकी रिटायरमेंट रोटेशन वाइज होती है और उसमें भी 1/3 डायरेक्टर सीनियर मोस्ट होंगे। पर्सन नॉट क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट इज डिसक्वालिफाइड एंड रिटायर्स। तो ऐसे पर्सन है जो डिसक्वालीफाई किए जाते हैं कंपनी में से, तो उनकी रिटायरमेंट होती है। If retiring director informs the board of director through written notice his unwillingness for reappointment, he retires। यहाँ पे board of director inform करते हैं about the unwillingness for reappointment। तो मतलब कि वो डायरेक्टर खुद, कंपनी उसे रीअपॉइंट करना चाहती बट वो डायरेक्टर खुद अनविलिंगली नहीं चाहता है कि उसकी रीअपॉइंटमेंट हो। तो दैट्स वाई वो नोटिस प्रोवाइड करता है कंपनी को दैट ही इज़ अनविलिंग फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो उसकी फिर रिटायरमेंट होती है, उसकी रीअपॉइंटमेंट देन नहीं होगी। Retiring director's reappointment resolution is not passed in general meeting. The director retires। तो जो डायरेक्टर रिटायर होने वाला था उसकी रीअपॉइंटमेंट हो रही थी, तो रीअपॉइंटमेंट के लिए भी रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है। तो अगर वो रिजोल्यूशन पास नहीं होता है, पास होने के लिए मतलब सबकी वोटिंग, वहाँ पे सबकी कंसेंट होना रिक्वायर होती है। तो अगर वो कंसेंट नहीं मिलती है तो वो पर्सन फिर एज अ डायरेक्टर वर्क नहीं कर सकता, बिकॉज वहाँ पे कंसेंट नहीं है। तो दैट्स वाई उसकी रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी। अगर रीअपॉइंटमेंट नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली उसकी रिटायरमेंट होगी। तो ये है पॉइंट्स अबाउट द रिटायरमेंट। फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर की रिटायरमेंट कब होगी, जब एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड होगी फर्स्ट, तभी उसकी रिटायरमेंट होगी। देन सेकेंड में क्या है कि मैक्सिमम टेन्योर 10 ईयर का होता है, उसके ज़्यादा आप एज अ डायरेक्टर वर्क नहीं कर सकते। और 2/3 डायरेक्टर की रिटायरमेंट बाय रोटेशन होती है, उसमें भी 1/3 सीनियर मोस्ट होते हैं और जो डिसक्वालीफाई पर्सन होते हैं तो उनकी रिटायरमेंट होती है। देन डायरेक्टर खुद ऐसी नोटिस प्रोवाइड करता है दैट ही इज़ अनविलिंग फॉर रीअपॉइंटमेंट। देन रिजोल्यूशन पास नहीं हो सकता है रिटायरमेंट के मैटर के रिलेटेड, दैट्स वाई यहाँ पे रिटायरमेंट होती है। देन रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्टर था वो खुद इस पोस्ट से रेजिग्नेशन दे रहा है, मतलब कि वो खुद विलिंगली ये कंसेंट और ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा है दैट वो विलिंगली ये जॉब छोड़ रहा है। एनी डायरेक्ट तो उसे ये रेजिग्नेशन कंपनी को प्रोवाइड करना होता है और कंपनी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करती है। एनी डायरेक्टर वो वांट टू वैकेट हिज पोजीशन और हिज ऑफिस कैन गिव अ नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन इन राइटिंग स्पेसिफाइंग रीज़न टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट एनी टाइम। तो जब भी किसी डायरेक्टर को ऐसा लगे कि ही इज़ नॉट विलिंगली डूइंग दिस जॉब, तो वो कभी भी उस ऑफिस को, उस पोजीशन को लेफ्ट कर सकता है, बट उसे ये नोटिस प्रोवाइड करनी होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और वहाँ पे स्पेसिफिक रीजंस मेंशन करने होंगे। ही हैज़ टू इन्फॉर्म टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद अ कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन विद इन 13 days ऑफ रेजिग्नेशन। तो ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड है कि जब भी वो लेफ्ट करता है ऑफिस को तो उस डे से लेके 13 days के अंदर उसे ये नोटिस कंपनी को प्रोवाइड करवानी होती है। कंपनी ऑल्सो इन्फॉर्म्स टू
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन द स्पेसिफिक टाइम। तो कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये नोटिस को रजिस्ट्रार को सबमिट करवानी होती है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट इंफॉर्मेशन इन द रिपोर्ट at the annual general meeting. Such resignation come into force from the date of resignation of date specified in the notice। तो ये एनुअल जनरल मीटिंग में भी ये जो नोटिस थी तो उसकी इंफॉर्मेशन उनको एनुअल जनरल मीटिंग में भी सबमिट करवानी होती है। तो ये रेजिग्नेशन इफ़ेक्टिव कब से माना जाएगा, तो उस नोटिस में जिस डेट की मेंशन की होगी तो उस डेट से ये रेजिग्नेशन इफ़ेक्टिव माना जाएगा। Such a resignation come into force from the date of resignation or date specified in the notice। One thing should be noted here that director is responsible for his act during his tenure or his directorship। यस उसने रेजिग्नेशन दे दिया है, बट अगर उसकी टेन्योर में कोई ऐसा वर्क उसने किया, ऐसी एक्टिविटी की है जहाँ पे उसकी लायबिलिटी क्रिएट होती है तो वहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल खुद होगा। ओके, तो ये हुआ रेजिग्नेशन कि जब भी किसी डायरेक्टर को ऐसा फील होता है कि उसे ये वर्क कंटिन्यू नहीं करना है, डायरेक्टरशिप वर्क कंटिन्यू नहीं करनी, तो वो कभी भी उसकी ऑफिस लेफ्ट कर सकता है। उसे सिर्फ नोटिस प्रोवाइड करवानी होगी कंपनी को विद इन 13 डेज और कंपनी को इसे रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करवाना होता है। बट यस कंपनी के इस डायरेक्टरशिप के वर्क के ड्यूरिंग अगर डायरेक्टर ने कोई लायबिलिटी, यहाँ पे डायरेक्टर के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है उसके टेन्योर के बिटवीन, तो यहाँ पे वो डायरेक्टर लायबल होगा। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, कि डायरेक्टर कंपनी कैसे डायरेक्टर को रिमूव करती है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, बाय शेयर होल्डर एंड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी डायरेक्टर को रिमूव करते हैं या फिर कभी शेयर होल्डर कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिमूव करते हैं। According to provision of Companies Act, a director can be removed from his office before the expiry of his term by the following। तो उसकी टेन्योर अभी ओवर नहीं हुई है, 5 ईयर अभी तक उसने कंप्लीट नहीं की है, दो इन द बिटवीन 5 ईयर्स उसका रिमूवल पॉसिबल है। तो वो रिमूवल कैसे हो सकता है, बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर वो अगर वोटिंग करे और वहाँ पे रिजोल्यूशन पास हो तो बाय शेयर होल्डर वो डायरेक्टर रिमूव होगा कंपनी में से, या फिर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो फर्स्ट है बाय शेयर होल्डर। अ कंपनी कैन रिमूव एनी डायरेक्टर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाय जनरल रिजोल्यूशन। तो कंपनी किसी भी डायरेक्टर को उसकी पोजीशन से रिमूव कर सकती है उसकी एक्सपायरी डेट से पहले, मतलब वो उसकी टर्म अभी एक्सपायर नहीं हुई है, दो कंपनी उसे रिमूव कर सकती है बाय जनरल रिजोल्यूशन। तो यहाँ AGM जो होगी वहाँ पे रिजोल्यूशन पास ऑन करना होगा। डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और ट्रिब्यूनल कैन नॉट बी रिमूव बाय शेयर होल्डर। तो वो हमें पता है कि डायरेक्टर, जहाँ पे हमने पहले टाइप्स में डिस्कस किया था, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, तो कोई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट आपको डायरेक्टर के लिए रेफ़र करती है, तो वहाँ पे हम वो जो रेफरेंस था उस अकॉर्डेंस उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। तो वहाँ पे उस डायरेक्टर को शेयर होल्डर उसकी पोजीशन से रिमूव नहीं कर सकते हैं। When a special notice is given, it is duty of a company to give a copy of that special notice to the concerned director before removal। Such director should be given reasonable opportunity to be heard and to be represented। तो ये जो नोटिस होगी रिमूवल की, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी सेक्रेटरी की कि एप्रोप्रिएट डायरेक्टर को ये प्रॉपर टाइम में प्रोवाइड की जाए, ताकि वो जो डायरेक्टर है जिसे रिमूव करने की नोटिस मिली है वो, और उसके पास भी राइट होता है कि वो कंपनी के अगेंस्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सके और उसका जो रिमूवल हुआ है उसके अगेंस्ट जो डिस्कशन करना वो चाहता है तो वो कर सकता है। ही हैज़ अ राइट टू बी हर्ड, तो उसे सुना जाए, वो उसका राइट होता है टू बी हर्ड एंड टू बी रिप्रेजेंटेड, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रिप्रेजेंट कर सकता है।
तो ये हुआ रिमूवल बाय शेयर होल्डर. देन नेक्स्ट है बाय board of director. Board of director can also remove a director. The procedure is to be followed is as above. The person is removed in the above manner cannot be reappointed. तो board of director भी किसी एनी अदर डायरेक्टर को या जो डायरेक्टर है उन्हें लगता है कि वो अप्रोप्रिएट नहीं है या फिर उसकी एक्टिविटीज़ प्रॉपर नहीं है, तो वो किसी भी डायरेक्टर को उसकी पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं. और आगे जो हमने शेयर होल्डर के रिगार्डिंग डिस्कशन की, तो सेम यहाँ पे प्रोसीजर भी सेम होगी. यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा जहाँ पे सारे डायरेक्टर्स जो प्रेजेंट होंगे उनकी कंसेंट रिक्वायर होगी. और वो जो नोटिस होगी उनकी डायरेक्टर की रिमूवल की, तो वो भी सेम कंपनी सेक्रेटरी उस अप्रोप्रिएट डायरेक्टर को प्रोवाइड करवाएगा. और उस डायरेक्टर के पास भी राइट होगा टू बी हर्ड एंड टू बी रिप्रेजेंटेड. तो ये हमने देखा रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय शेयर होल्डर एंड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो रिमूवल करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायर होती है. शेयर होल्डर अगर रिमूवल कर रहे हैं तो वहाँ पे एजीएम में ये स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर होगा. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग जब अरेंज होगी तब ये रिक्वायर्ड होगा. ओके, तो ये हमने डिस्कस किया रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर डिस्कस किया एंड रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर. ओके.